एसेट्स 6, इनकंपैरेबल लीडरशिप स्किल्स। अगर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आप मुश्किलों का आगे बढ़कर सामना करते हैं, परेशानियों में अपने दोस्तों और अपने साथियों की मदद करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को समय समय पर अच्छा सुझाव देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लेखक रॉबर्ट की माने तो लीडरशिप एक ऐसी पावर है जो सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है और लीडरशिप के सहारे ही एक बिजनेस अच्छे से बेहतर बनता जाता है। बात जब बिजनेस बनाने की आती है तो हम लीडरशिप क्वालिटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, वे इसीलिए आगे बढ़ी क्योंकि उन कंपनियों के पास अच्छे लीडर थे जिन्होंने कंपनियों को आगे आकर लीड किया था। लेखक के हिसाब से अगर आपकी कंपनी के पास अच्छे लीडर हैं तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा, यानी पैसा उसी बिजनेसमैन के पास खींचा चला आता है जिसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। रॉबर्ट लीडरशिप से ही जुड़े अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने सन 1961 में कंट्री को एड्रेस करते हुए बताया कि उनका विजन है कि आने वाले 10 सालों में अमेरिका चांद पर अपना कदम रखे। हालांकि उस वक्त साइंटिस्ट को यह नहीं पता था कि इस विजन को कैसे हासिल किया जाए, लेकिन यह जॉन एफ कैनेडी के विजन का ही नतीजा था कि अमेरिका ने 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखकर पूरी दुनिया को चौंकाकर अपना लोहा मनवाया था। लेखक के हिसाब से जिनके अंदर वाकई में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जो सच्चे लीडर होते हैं वो कभी दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं और न ही अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, बल्कि वो चुपचाप और शांत तरीके से काम करते जाते हैं। और जब ऐसे लीडर बात करते हैं तो उनकी बातें दिल को छू जाती हैं और कभी कभी ये ऐसे फैसले लेते हैं जिससे सभी लोग चौंक भी जाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर्स भी होते हैं। उनके अंदर जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ऐसे लीडर्स अपने विजन को दूसरों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे करते हैं। लेखक के हिसाब से कई कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करती हैं क्योंकि उस कंपनी का लीडर अपने विजन, अपने गोल को अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं कर पाता है और इसकी वजह यही है कि वो लीडर एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं होंगी। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा मैनेजर हो वो अच्छा लीडर भी हो और जो अच्छा लीडर हो वो अच्छा मैनेजर भी हो। साथ ही साथ लेखक ये भी कहते हैं कि ज्यादातर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट के लोग अपने बिजनेस को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती है। रॉबर्ट की माने तो कई लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो अपनी इस क्वालिटी को कभी बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इसको बाहर निकालने का काम नेटवर्क मार्केटिंग ही करती है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अपने अंदर छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर होते हैं वो दूसरों को हराने या फिर दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट करना बेहद पसंद करते हैं। इस चैप्टर के एंड में रॉबर्ट कियोसाकी हमें लीडरशिप के 4 एलिमेंट्स बताते हुए कहते हैं कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ये लीडरशिप के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इन 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप किसी भी फील्ड या काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा ये 4 एलिमेंट्स आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के अंदर भी डालना होगा। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने कुछ लिमिटेशंस और बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर निगरानी भी रखनी होती है और जरूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एज अ लीडर आपको अपनी बात समझानी और मनवानी भी पड़ती है। एसेट्स 7, अ मैकेनिज्म फॉर जीनियस वेल्थ क्रिएशन। अक्सर लोग मनी और वेल्थ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों एक ही चीज होती है, पर असल में देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। मनी आपके इनकम के बारे में बताती है और वहीं वेल्थ आपके ओवरऑल एसेट्स के बारे में बताती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से वेल्थ इनकम के आधार पर नहीं मापी जाती है, बल्कि इसका मेजरमेंट्स टाइम के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास महीने के 1000 रुपए हैं और अगर उस 1000 रुपए में से
मैं 100 रुपए 10 दिन डेली के हिसाब से खर्च करूं तो मेरी वेल्थ सिर्फ 10 दिन की होगी। वेल्थ एक ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि आप बिना पैसे कमाए कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है जिसकी वेल्थ 3000 करोड़ रुपए है और वो हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करता है। तो 100 करोड़ रुपए के हिसाब से वो बिना कमाए 30 साल तक सरवाइव कर सकता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर इसलिए और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस वेल्थ बनाने पर होता है और वे इनकम जनरेट करने के लिए काम नहीं करते हैं। आगे लेखक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 4 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है बिल्ड अ बिजनेस। जब आप अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसे बनाने का मौका होता है। लेखक के हिसाब से बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है जिसे आपको बढ़ने का मौका देना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं उसी तरह बिजनेस का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारा बच्चा कैसा भी हो, हम उसको खुद से अलग नहीं करते हैं और उसके बुरे वक्त में भी साथ देते हैं। ठीक उसी तरह जब बिजनेस में बुरा वक्त आता है तो हमें बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उस पर जमकर मेहनत करनी चाहिए। दूसरा तरीका है री इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस में होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपने खर्च को चलाने में लगा देते हैं। लेखक की माने तो जब आपके बिजनेस में थोड़ा पैसा आने लगे तो उस पैसे को खर्च करने की बजाय उस बिजनेस से होने वाली कमाई को दोबारा अपने बिजनेस में लगा देना चाहिए। जैसा कि कई बार कहा गया है कि पैसे से ही पैसा बनता है, तो इस प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। तीसरा तरीका है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अपने बिजनेस में की गई एक्स्ट्रा कमाई को बचाने से बेहतर है कि आप उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, लेकिन ये सब ऑप्शन बहुत ही रिस्की होते हैं, इसलिए सबसे बेहतर है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। चौथा तरीका है लेट योर एसेट्स बाय लग्जरीज। लेखक कहते हैं कि लग्जरी का मतलब यह नहीं है कि आप महंगी से महंगी चीजों को खरीदें, बल्कि लग्जरी का मतलब उन चीजों से है जिसको आप एंजॉय कर सकें। और ध्यान रहे उस लग्जरी को आप अपनी कमाई से न खरीदें, उसे आप अपनी एसेट्स यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी की कमाई से खरीदें। इस चैप्टर के एंड में लेखक हमें सुझाव देते हुए कहते हैं कि हमें अपनी कमाई को एसेट्स खरीदने में लगाना चाहिए और उस एसेट्स से की गई कमाई का इस्तेमाल लग्जरी और शौक की चीजों को खरीदने में करना चाहिए। एसेट्स 8 बिग ड्रीम्स एंड कैपेसिटी टू लिव देम। सपने हम सभी देखते हैं। कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें हम सोते वक्त देखते हैं और कुछ ऐसे सपने भी हैं जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। हमारे पास एक आलीशान घर हो, एक महंगी चमचमाती कार हो और हम आराम से देश विदेश में छुट्टियां मना सकें। ये कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें हम जागते वक्त देखते हैं और इस तरह के सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी छोटी सी है, इसलिए हमें बड़े सपने देखने चाहिए और अगर अपनी इस छोटी सी जिंदगी में हम अपने सारे सपनों को पूरा न कर सके तो कम से कम कुछ सपनों को तो पूरा कर ही लें। लेखक रॉबर्ट के हिसाब से सपने देखना और सपनों को पूरा करना 2 अलग अलग चीज है। हम सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। हम में से वही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको कई चीजें सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाता है कि बड़े सपने कैसे देखे जाएं और उन बड़े सपनों को कैसे पूरा किया जाए और जिया जाए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके रिच डैड का मानना था कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकें। जब आप सपनों को कैसे पूरा किया जाए इस पर काम करते हैं तो फिर आप अपने सपनों को आसानी से पा लेते हैं। फिर उसके बाद आप और बड़े सपने देखने लगते हैं। लेखक के हिसाब से कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें बोलने से परहेज करना चाहिए, जैसे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज बहुत ही रिस्की है, ये चीज लगभग इम्पॉसिबल है। जब आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और नेगेटिविटी आपके सपने को मार सकती है। आगे लेखक बताते हैं कि उनके रिच डैड के हिसाब से 5 तरह के ड्रीमर्स यानी सपने देखने वाले होते हैं। पहला, दोज हु ड्रीम्स इन द पास्ट।
ये वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पास्ट में थी। ऐसे लोग आपको अपने बचपन, स्कूल और कॉलेजेस की कहानियां सुनाकर आपको ये बताना चाहेंगे कि वो कितने होशियार थे और अगर वो चाहते तो अपने सपनों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते थे। लेखक की माने तो ऐसे लोगों की जिंदगी खोखली होती है और ये जीना भूल जाते हैं। दूसरा, दोज हु ड्रीम ओनली स्मॉल ड्रीम्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते ही नहीं, उनके सपने छोटे ही होते हैं। वे अपने छोटे सपनों में ही खोए रहते हैं और उनसे सेटिस्फाई भी रहते हैं। ऐसे लोग बड़े सपने देखने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े सपने देखने में ज्यादा रिस्क रहता है। लेखक कहते हैं कि उनके रिच डैड का मानना है कि छोटे सपने देखने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। न ही उनका खुद का कोई बड़ा एम होता है और न ही ये किसी को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करते हैं। तीसरा, दोज हु अचीव अ ड्रीम एंड देन लिव बोर्ड। कुछ ऐसे भी ड्रीमर्स होते हैं जो अपने सपनों को पाने के बाद उनसे बोर होने लगते हैं। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके दोस्त का सपना डॉक्टर बनने का था और उसने अपने इस सपने को पूरा भी कर लिया, लेकिन अब वो अपनी डॉक्टर वाली जिंदगी से बोर हो चुका है। उसके हिसाब से उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। चौथा, दोज हु ड्रीम्स बिग बट विद नो प्लान्स ऑन हाउ टू अचीव देम। ऐसे लोग बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी रोड मैप नहीं होता है। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड का मानना है कि ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने का सपना देखते हैं लेकिन अपने सपने पर ये अकेले काम करना चाहते हैं। ये किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अकेले चलकर अपने सपनों को पाया है। अपने बड़े सपनों को पाने के लिए आपको लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। पांचवा और आखिरी है, दोज हु ड्रीम्स बिग एंड अचीव बिग एंड देन गो ऑन ड्रीमिंग बिगर। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद अपने दूसरे सपनों को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। लेखक की माने तो हम में से ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों का माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करते हैं। चैप्टर के एंड में लेखक कहते हैं कि सपने सभी के पास होते हैं लेकिन सबके पास सपने देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। आप जब इन सपनों को पाने के लिए मेहनत करेंगे तो कभी कभी ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहां पर आपको गिव अप करने का मन होगा, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो कठिनाइयां भी बड़ी ही आती हैं।